हेलो क्लास। जैसे कि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस का हमारा टॉपिक चल रहा है और फोटोसिंथेसिस में हमारा एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट चल रहा है। तो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट में हमारा पहला पार्ट हो चुका है। आज एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट में दूसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो आज के इस पार्ट में हम लोग जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ रहे हैं, जिससे एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज हम जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है ये है अपना टी.डब्ल्यू. एंगलमैन के बारे में। ठीक है, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने क्या किया था? डिस्क्राइब फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में इन्होंने समझाया था। उस फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम में उन्होंने ब्लू एंड रेड रीजन के बारे में हमें बताया है। ठीक है, तो उनका एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि उन्होंने एक टब लिया। ठीक है, टब में एक ग्रीन एल्गी लिया। उस ग्रीन एल्गी का नाम था क्लैडोफोरा। ठीक है, ये ग्रीन एल्गी लिया टब के अंदर में और इसको जो एरोबिक बैक्टीरिया का जो सस्पेंशन है उसके अंदर डुबा दिया। ठीक है, उसके साथ साथ इन्होंने जो सनलाइट के प्रेजेंस में एक प्रिज्म लिया। ठीक है, प्रिज्म को ये टब के ऊपर में रख दिया। तो प्रिज्म को रखने से क्या हो रहा है कि ये जो सनलाइट का जो सन का जो लाइट है वो स्प्लिट हो जा रहा है अपने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो सनलाइट का जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट क्या होता है, वो होता है जो विजिबल रेंज में जो होता है वो होता है विबग्योर होता है। ठीक है, विबग्योर। तो देखिए इसी को देखिए फिर से सेटअप को। तो सनलाइट का जो लाइट पड़ रहा है वो प्रिज्म के कारण जो सनलाइट का जो कंपोनेंट है वो अपने स्पेक्ट्रम कंपोनेंट में स्प्लिट हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जो एरोबिक जो बैक्टीरिया है उसका एक खासियत ये होता है कि ये जो O2 इवोल्यूशन साइट होता है जहाँ से O2 का उत्सर्जन होता है वो उस पार्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, चूंकि यह ग्रीन एल्गी है। ठीक है, ग्रीन एल्गी है तो इसके सभी पार्ट ग्रीन है और सभी पार्ट से O2 इवोल्यूशन होगा, सभी पार्ट से O2 उत्सर्जित होगा। ठीक है, लेकिन क्या है इसका मेन खासियत ये हो रहा है कि ये स्पेशली ब्लू और रेड रीजन में ही सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है जो रेड जो ड्रॉपलेट जैसे दिख रहा है बबल्स फॉर्म में, वहाँ पर ये बैक्टीरिया है जो स्पेशली ब्लू और रेड रीजन में ही सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो एंगलमैन जी ने क्या किया फिर? एंगलमैन ने कहा इसका कंक्लूज़न निकाला कि जो ब्लू एंड रेड स्पेक्ट्रम होता है वो बेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो ब्लू एंड रेड रीजन होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे बेस्ट स्पेक्ट्रम माना जाता है। ठीक है, और इसे ही फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के स्पेक्ट्रम के समान होता है। ठीक है, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ब्लू एंड रेड ऑफ फोटोसिंथेसिस रिसेंबल द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका भी एकदम आसान है। ठीक है, जैसे इनका नाम है एंगलमैन, एंगल से याद रखिए। एंगल मीन्स ट्राइंगल। ट्राइंगल देखिए प्रिज्म में ट्राइंगल है। ठीक है, तो अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि जो ट्राइंगल जो प्रिज्म वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन थे? एंगलमैन। ठीक है, तो आगे हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए 19वीं सेंचुरी तक जो साइंटिस्ट थे वो फोटोसिंथेसिस का एक जनरल इक्वेशन जान चुके थे कि CO2 और H2O लाइट के प्रेजेंस में CH2O प्लस ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, ये कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं था, ये एक जनरल उनका अनुमान था, जनरल एक इक्वेशन ऐसा उन्होंने बनाया था। ठीक है, जहाँ CH2O अपना कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद अपने जो साइंटिस्ट आए कार्नेलियस वॉन नील। ठीक है, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, कैसे योगदान दिया? इन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन जो निकलता है, ठीक है,
उसका एक्चुअल सोर्स होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक्चुअल सोर्स जो होता है वो H2O होता है, ना कि CO2। ठीक है, देखिए यहाँ पर CO2 है, यहाँ H2O है और ये O2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि एक्चुअल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज H2O नॉट CO2। ठीक है, दूसरा बात इन्होंने बताया था कि जो हाइड्रोजन डोनर H2A was responsible for reduction of CO2 to carbohydrate, कि जो H2A है या अभी जो हम बोलते हैं H2O, ठीक है, उस समय उन्होंने उसे H2A के फॉर्म में उसको डिनोट किया था। ठीक है, तो जो H2A जो होता है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन डोनर होता है और वो CO2 के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हाइड्रोजन को लॉस करता है और CO2 का रिडक्शन करता है और खुद ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, तो आगे चल के जो इक्वेशन तो हम लोग जान चुके थे कि CO2 प्लस H2O मिलने से जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और O2 रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट ये नहीं हो पा रहा था कि O2 एक्चुअल में जो O2 है वो अपना देखिए यहाँ CO2 प्लस H2O दोनों मिलके कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं C6H12O6 प्लस O2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो रिलीज हो रहा है O2 गैस वो यहाँ CO2 से आ रहा है कि H2O से आ रहा है। ठीक है, तो कार्नेलियस व नील ने एक जनरल इक्वेशन बनाया कि CO2 प्लस 2H2A लिया। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में वो CH2O प्लस H2O प्लस 2A बनाता है। तो देखिए यहाँ जो A है वो यहाँ का जो A है, ठीक है, जो 2H2A के साथ में है। ठीक है, और यहाँ पे A है, ये इसी से अटैच है। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो A है वो ये 2H2O से ही निकल रहा है। ठीक है, तो ये सेम यहाँ भी फिट होता है कि जो H2 यहाँ H2 के साथ में A है, यहाँ H2 के साथ में O है। तो यहाँ जैसे A निकल रहा था वैसे ही यहाँ O निकल रहा है, तो इससे जाहिर सी बात है कि H2O का ही ऑक्सीजन यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, इन्होंने एक अनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया लिया, ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया। ठीक है, ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया में क्या होता है ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया जो है CO2 प्लस H2O के साथ में लाइट के प्रेजेंस में CH2O प्लस H2O प्लस 2S बनाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी देखिए H2 के साथ में क्या अटैच है, S जो है अटैच है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में सल्फर अटैच है यहाँ। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के साथ में सल्फर अटैच है और रिएक्शन होने के बाद में यहाँ S जो होता है रिलीज हो रहा है और ये S कहाँ से आ रहा है, H2 से आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कंक्लूजन ये निकाल लिया कि एक्चुअल सोर्स ऑफ O2 इज H2O। ठीक है, ना कि अपना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसको याद रखने का एक तरीका ये भी है, जैसे इसका नाम है कार्नेलियस व नील। नील से याद रहे, नील मतलब होता है, मतलब अपने को याद रखने के लिए याद रखिएगा कि ये नीला, नील मतलब नीला। नीला क्या होता है, नीला होता है पानी होता है, पानी नीला होता है। तो ठीक है, तो पानी से ही ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो अपन को मन में फिट रखना है कि अपने को दिमाग में फिट रखना है कि एग्ज़ाम में जैसे ही आएगा कि जो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन वाला एक्सपेरिमेंट था वो कौन किया था, कार्नेलियस व नील ने। और नील मतलब नीला मतलब जल, मतलब जल से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, ओके, तो ये ट्रिक आप लोग याद रखना। तो देखिए जैसे कि कार्नेलियस व नील ने बताया था कि ऑक्सीजन का एक्चुअल सोर्स H2O होता है, ना कि CO2। ठीक है, उन्हीं के जो एक्सपेरिमेंट को अगेन प्रूव किया था रूबेन, हासिद एंड कामेन ने, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से इन्होंने प्रैक्टिकल किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि रेडियो आइसोटोप स्टडीज़ किया था। ठीक है, इसमें क्या किया था कि जो ऑक्सीजन का रेडियो आइसोटोप था उन्होंने डिफरेंट ऑक्सीजन के रेडियो आइसोटोप का यूज़ किया। जैसे कि देखिए 6CO2 यहाँ पर O16 लिया,
12H2O यहाँ O18 लिया, ठीक है। ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन के बाद में देखते हैं C6H12O16 यहाँ जो एटॉमिक जो मास आता है ऑक्सीजन का वो 16 आता है, ठीक है। और 6H2O यहाँ भी ऑक्सीजन को जो एटॉमिक मास आता है वो 16 आता है, 16 वाला आइसोटोप आ रहा है। लेकिन जो आखिरी में जो ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, वहाँ ऑक्सीजन का आइसोटोप आ रहा है O18 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए जो O18 है ये पहले किस में था, वो H2O के साथ में कनेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ से भी ये प्रूव होता है कि जो ऑक्सीजन का एक्चुअल सोर्स है वो H2O है, क्योंकि जो O18 है वो H2O से ही ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो हम इसका जो करेक्ट इक्वेशन देखते हैं वो होता है 6CO2 प्लस 12H2O लाइट के प्रेजेंस में C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है एंड 6H2O एंड 6O2 फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पास एक बहुत ही लॉजिकली जो हम चीज़ देखेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो ये है कि देखिए जो इस इक्वेशन में CO2 तो ले रहे हैं, CO2 तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पास 6 क्यों ले रहे हैं, 6CO2 क्यों ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ H2O ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पास 12H2O ही क्यों ले रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ ऑक्सीजन जो निकल रहा है वो 6 ऑक्सीजन ही क्यों निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी एक अपना साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 6CO2 के बारे में। तो यहाँ पर इक्वेशन में 6CO2 क्यों लिया जा रहा है, ठीक है। 6CO2 इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्रिएट करने के लिए अपना 6 कार्बन वाला एटम चाहिए रहता है, ठीक है। तो जिसमें जैसे ग्लूकोज में देखिए C6 है, ठीक है, मतलब कार्बन की संख्या यहाँ पर 6 है, तो यहाँ भी 6 कार्बन यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, इसी कारण यहाँ पर 6CO2 लेते हैं, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं कि 12H2O क्यों लेते हैं। तो देखिए जैसा कि हम देखें कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनने में 6CO2 क्यों इन्वॉल्व होता है, उसी तरह हम देखते हैं कि 12H2O और 12H2O क्यों लगता है, और आखिरी में जो एंड प्रोडक्ट जो O2 रिलीज होता है उसमें 6O2 क्यों बनता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम पहले फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है उसको देखते हैं। तो देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 2 स्टेप में इम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहला होता है अपना लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है अपना डार्क रिएक्शन, ठीक है, जो हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट जो बनता है, ठीक है, वो होता है NADPH और ATP बनता है, ठीक है। और डार्क रिएक्शन में देखिए, डार्क रिएक्शन में क्या होता है 6CO2 प्लस 12H2O दोनों मिलके C6H12O6 प्लस 6H2O और 6 ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है NADPH और ATP वो डार्क रिएक्शन के रिएक्शन को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, ये इसको एक्चुअल में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो NADPH क्या होता है, यहाँ पे NADP में कन्वर्ट हो जाता है और ATP क्या होता है ADP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ C6CO2 प्लस 12H2O मिलके C6H12O6 प्लस 6H2O और 6O2 का अपना फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पास अपना ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 रिक्वायर 6 केल्विन साइकिल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए 6 केल्विन साइकिल चलता है, ठीक है। और 1 केल्विन साइकिल चलाने के लिए हमें 2 NADPH और 3 ATP की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखिए 1 केल्विन के लिए 2 NADPH और 3 ATP, इसलिए 6 केल्विन के लिए 6 × 2 अपना 12 NADPH और
6 इंटू 3 अपन करेंगे तो 18 ATP। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल आ जाएगा यहाँ पे 12 NADPH और 18 ATP। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, हम बोले कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनने के लिए 6 केल्विन साइकिल का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, और 1 केल्विन साइकिल के लिए हमें 2 NADPH और 3 ATP का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसलिए अगर हम 6 केल्विन साइकिल चलाते हैं तो यहाँ पे 12 NADPH और 18 ATP का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ NADPH और ATP का फंडा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये NADPH जो बनता है 1 NADPH फॉर्म होने के लिए 1 वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, स्प्लिट होता है। ठीक है, तो एक NADPH बनने के लिए एक जल के अणु की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यहाँ बन रहा है 12 NADPH, इसलिए यहाँ पे 12 NADPH के लिए कितना 12 H2O की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसलिए हम लोग जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में 12 H2O यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि हमने बोला कि 1 NADPH के लिए 1 वाटर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो देखिए जो 2 NADP प्लस के लिए अपना 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल से का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद में ये लाइट के प्रेजेंस में 2 NADPH ठीक है प्लस 2H प्लस और O2 रिलीज करता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे 2 जल के अणु से 1 ऑक्सीजन का अणु बन रहा है। ठीक है, तो 12 जल के अणु से कितना बनेगा, 6 ऑक्सीजन का अणु बनेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ क्लियर हो गया कि अपना 12 H2O क्यों लगता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, और आखिरी में एंड प्रोडक्ट में 6 CO2 क्यों बनता है। ठीक है, तो आगे हम अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, हील एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखिए हील्स एक्सपेरिमेंट देखने से पहले हम लोग एक बार फिर से फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को एक बार समझते हैं। ठीक है, जिसमें अपना CO2 और H2O रिएक्ट करके लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट के लाइट के प्रेजेंस में लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाता है और वाटर एंड O2 रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो कार्बोहाइड्रेट और वाटर और ऑक्सीजन जो बन रहा है, तो हील्स ने कहा है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट और वाटर का जो बनना है वो एक स्टेप है, और जो ऑक्सीजन का बनना जो है वो इस स्टेप से सेपरेट है। ठीक है, लोग यही सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है और उसके साथ में वाटर और ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन हील ने कहा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट तो करता है और कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है और वाटर भी बनता है, लेकिन जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है वो इस स्टेप से डिफरेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ एक चीज हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस को अपहिल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि जो CO2 जो होता है वो वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो हील्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया है कि हील्स ने आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का यूज किया है। ठीक है, वो देखते हैं अपना एक्सपेरिमेंट में क्या किया था हील्स ने, वो हम देखते हैं इधर पे। ठीक है, तो हील्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उसने स्पाइनेज का लीव्स लिया। ठीक है, उसे होमोजेनाइज्ड और सेंट्रीफ्यूज कर दिया। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट को उससे सेपरेट कर लिया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को सेपरेट कर लिया और उसे एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाल के क्लोरोप्लास्ट का ये सस्पेंशन तैयार कर लिया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का सस्पेंशन तैयार कर लिया। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमें CO2 चाहिए,
वाटर चाहिए, लाइट और क्लोरोप्लास्ट चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ भी अब यहाँ तक हम लोग इस स्टेप में देखिए यहाँ पर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट भी है, लाइट भी है और H2O भी है क्योंकि ये सस्पेंशन है, लेकिन यहाँ पे CO2 नहीं है। CO2 के जगह हील्स ने आर्टिफिशियल हील रिएजेंट DCPIP यूज किया। ठीक है, DCPIP मीन्स डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। ठीक है, डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल आर्टिफिशियल हील रिएजेंट यूज किया। ठीक है, तो ये DCPIP का ड्रॉप डालने के बाद में जो सॉल्यूशन हो जाता है वो डार्क ब्लू हो जाता है। ठीक है, डार्क ब्लू हो जाता है क्योंकि ये ब्लू कलर का डाई होता है ये। ठीक है, DCPIP। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम यही जो ब्लू सॉल्यूशन है वो रिडक्शन होने के बाद में, DCPIP का रिडक्शन होने के बाद में वो क्लियर सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ O2 बबल्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए इस रिएक्शन और इस प्रैक्टिकल को आप आपस में कंपेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ इन्होंने CO2 यूज किया था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बना था और वाटर एंड ऑक्सीजन रिलीज हुआ था। यहाँ इन्होंने CO2 के जगह DCPIP यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं बना लेकिन ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ठीक है, तो इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जो फोटोसिंथेसिस में जो O2 का इवोल्यूशन है, O2 का निकलना और कार्बोहाइड्रेट का बनना दोनों अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, देखिए इन्होंने अपने कंक्लूजन में कहा है इवोल्यूशन ऑफ O2 by oxidation of water and fixation of CO2 to carbohydrate were two separate process। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, दूसरा इन्होंने जेड स्कीम के बारे में बताया। ठीक है, जेड स्कीम हम आगे चल के जब लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे जेड स्कीम के बारे में। तो इसमें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन के समय हमको क्लियर कट पता चलेगा कि जेड स्कीम होता क्या है। ठीक है, फिलहाल ये जानिए कि जेड स्कीम के बारे में इन्होंने बताया था। और तीसरा चीज इन्होंने हील रिएक्शन दिया था। ठीक है, हील रिएक्शन या इसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है 2A + 2H2O लाइट एंड क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में 2AH2 बनाता है एंड ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, जहां A जो होता है A होता है NADP+ होता है। ठीक है, NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट है। ठीक है, देखिए मैंने कहा था कि हील ने अपने एक्सपेरिमेंट में हील रिएजेंट का यूज किया है। ठीक है, तो हील रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल होता है और एक नेचुरल होता है। तो जिसमें NADP+ होता है अपना NADP जो होता है वो नेचुरल हील रिएजेंट कहलाता है और DCPIP होता है वो आर्टिफिशियल हील रिएजेंट कहलाता है। इसके साथ साथ DCPIP के साथ में बेंजोक्विनोन होता है, पोटेशियम फेरोसाइनेट होता है, इसे भी आर्टिफिशियल हील रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट इन्होंने क्या कहा, हील्स आल्सो फाउंड दैट द ओरिजिन ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज H2O नॉट CO2। ठीक है, इन्होंने भी जो पहले के एक्सपेरिमेंट है जिसे कार्नेलियस वान नील एंड रूबेन हसीद एंड कामेन ने हमें बताया था कि जो O2 जो निकलता है या मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो H2O से आता है ना कि CO2 से। ठीक है, इन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट में कहीं भी CO2 यूज नहीं किया है। ठीक है, तो लेकिन उसके बावजूद यहाँ O2 का बबल दिखाई दे रहा है। इससे इन्होंने भी पहले के एक्सपेरिमेंट का वो किया है, समर्थन किया है कि जो ऑक्सीजन जो निकलता है वो H2O से आता है ना कि CO2 से। ठीक है, तो अगली क्लास हम आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।